हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम विवेन सर कॉमर्स क्लासेस बात करता हूं आज की क्लास में। और जैसे कि आपको पता, हमने चैप्टर नंबर 3 टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फ्रॉम द बुक ऑफ अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी से हमने क्या कर रखा है, स्टार्ट कर रखा है। और जिसमें अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे 2 इलिस्ट्रेशन ऑन बेस्ड ऑन कंपैरेटिव बैलेंस शीट। किस पर हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट पर 2 इलिस्ट्रेशन पढ़ ली थी और मैंने कहा था बाकी के क्वेश्चन आप लोग खुद से करके देखेंगे। और आज की क्लास में हम लोगों का डिस्कशन पॉइंट रहेगा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। हम बढ़ेंगे टॉपिक आज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के बारे में। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट होती क्या है, कैसे जो है हम इसको प्रिपेयर करेंगे, इसके फॉर्मेट को देखेंगे, तो मीनिंग और इसकी प्रॉपर्टीज़ या जो है कैसे बनाया जाता है, क्या इसके फीचर्स होते हैं, इसके बारे में हमारा डिस्कशन का पॉइंट आज रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। देखिए, इनकम स्टेटमेंट बेसिकली इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कंबाइंड तौर पर अगर इंडिविजुअल के लिए बनाई जाए तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से जानी जाती है, जिसका पर्पज होता है प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताना, नेट प्रॉफिट नेट लॉस के बारे में बताना। ठीक है, ये देखते हैं इसका मीनिंग। इनकम स्टेटमेंट इंडिकेट्स नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ ए बिजनेस फॉर द ईयर। बेसिकली हम ये बात करें कि जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है, दैट इज द पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है जिसमें हम बेसिकली इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट को शामिल करके चलते हैं, जिसमें हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट पीछे देख ही लिया, कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। अब हम बात करेंगे इनकम स्टेटमेंट के बारे में। तो इनकम स्टेटमेंट क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ ए बिजनेस फॉर ए पीरियड और फॉर ए ईयर। द इनकम स्टेटमेंट इज द वन ऑफ द 3 मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द अदर 2 आर द बैलेंस शीट एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। जो हमारे पास मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो हमें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़नी है, इस पूरे कोर्स में जो हमें स्टडी करनी है, वो यही है, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जिसमें हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट को तो पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट के बारे में कि कैसे बनाया जाता है। मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। ए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द चेंजेस इन द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। जैसे हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाई, वहाँ हमने एब्सोल्यूट चेंज निकाले, वैसे ही हम यहाँ पर भी एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे और यहाँ पर भी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, साथ में परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास वही 6 कॉलम होने वाले हैं, पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, आपके पास प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, उसके बाद आपके पास एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। ठीक है। A comparative income statement has multi columns in which the results of different accounting periods are shown in separate columns. The format is helpful in comparing the results of different accounting periods. The main purpose is to know the performance of the business. हमें इसको बनाने का जो हमारा बेसिक पर्पज होता है वो क्या होता है कि ये जान पाएँ कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, फर्म की परफॉर्मेंस कैसी है, फर्म में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हमें शो किया। द कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट provides the following information. What is increase or decrease in revenue from operations, that is your sales. What is increase or decrease in other incomes. What is increase or decrease in expenses and other expenses. What is increase or decrease in the profit. ये हम बेसिकली यहाँ पर बातें आइडेंटिफाइड करते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पता लगता है। आइए देखते हैं कैसे इसको बनाया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट के कुछ स्टेप्स हमें दिए गए हैं, उन स्टेप्स को हम पढ़ेंगे। पहला स्टेप हमारा रहेगा रिकॉर्ड द revenues from operation, that is net sales or revenue from services, etc. Thereafter other incomes is like dividend received, rent received, interest received. You can learn it with DRI. ठीक है, DRI, even though P, drip, dividend, rent, interest and profit. ठीक है। record expenses, cost of material consumed, purchase of stock in trade, change in inventories, employees benefit expenses, depreciation and amortization and other expenses. You can write it as CPCEFDO, शॉर्ट में आप लिखना चाहें तो CPCEFDO, पहले अक्षर लिख लें ताकि आपको याद हो जाए। फाइंड आउट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम माइनस में एक्सपेंसेस, एंड देयर आफ्टर डिडक्ट इनकम टैक्स फ्रॉम द प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू फाइंड आउट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एंड स्टेप नंबर 6, find out absolute change, increase or decrease, and find out the percentage change by using the following formula. Absolute change upon previous year figures into 100, and that is the pro forma of comparative income statement. ये इन स्टेप्स के आधार पर इस प्रकार का हम फॉर्मेट जो है तैयार करेंगे। आइए देखते हैं इस फॉर्मेट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें पढ़ने को रहेंगी।
कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में आप सबसे पहले यहाँ नोट करिएगा कि आपको फॉर द ईयर एंडिंग लिखना है। जिस भी ईयर्स के लिए आप ये बना रहे हैं, 31 मार्च मान लीजिए 20 है और 31 मार्च 21 है, ठीक है। पार्टिकुलर्स नोट नंबर हम इसको कॉलम वाइज देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6। क्योंकि ये फिगर्स हमारे रुपीज़ में होते हैं तो आप यहाँ रुपीज़ लिख लीजिए, साथ में परसेंटेज भी हमारा परसेंटेज में होता था, यहाँ परसेंटेज लगा दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम इनको नाम दे देंगे, इस कॉलम को नाम देंगे ए, इस कॉलम को नाम देंगे बी, इसको देंगे सी दैट इज इक्वल टू बी माइनस में ए, एंड इसको नाम देंगे डी दैट इज सी ओवर ए इंटू 100, ताकि आपके पास एक सिक्वेंशियल एक संकेतिक तौर पे फॉर्मेट आपको बन जाए, ताकि आप इसके अकॉर्डिंगली परसेंटेज कैलकुलेट कर सकें। सबसे पहले आपका क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैपिटल आर से मैं इसको डिनोट कर लेता हूँ, अदर इनकम ओ से मैं डिनोट कर लेता हूँ, टोटल जो है रिवेन्यू हमारे पास आ जाएगा, टी से डिनोट कर लेता हूँ। फिर हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, ई से डिनोट कर देता हूँ। ये एक वर्ड बन गया ROTE, रोटी। आप रोटी वर्ड को याद रखें और इसके आधार पर ये फॉर्मेट याद रखें। और इसमें ये जो एक्सपेंसेस में पॉइंट हैं, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एंड एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। तो इनको मैंने आपको नाम बताया था CPCEFDO। शॉर्ट में आप इस तरीके से इनको क्या करेंगे, याद करेंगे, इस तरीके से आपको ये याद भी हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस में हमारे पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट में से हम 4 पॉइंट माइनस कर देंगे, लेस टैक्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा आपके पास। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आने के बाद आपको इनकी परसेंटेज निकालनी है। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है, प्रीवियस करंट ईयर माइनस में प्रीवियस ईयर। आप इसको बनाते वक्त इधर लिख लेंगे और इसको बनाते वक्त इधर लिख लेंगे, जब आप ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करेंगे उस वक्त, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्रीवियस ईयर, और यहाँ क्या लिखेंगे, करंट ईयर, इसको इधर और इसको इधर, फिर एब्सोल्यूट चेंज आएगा, फिर परसेंटेज चेंज आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं फॉर्मेट के साथ, मीनिंग के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके मीनिंग जो है ना, बेसिकली किस पर चर्चा करेंगे, डिटेल्स ऑफ द आइटम्स के ऊपर, कि कौन कौन से आइटम्स इसमें हमें पढ़ने हैं, और एक्सपेंसेस के बारे में देखेंगे, क्या क्या इसमें शामिल किया जाता है। फिर उसके बाद इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सोल्व करके देखेंगे, ताकि आपको पता लगे कि ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। मिलते हैं कल विद द एग्जाम्पल्स। ओके, बाय बाय।